मुकेश ने कहा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की चिंगारी है वह गुलिस्ता को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। ये किसको गुलिस्ता कर रहे हैं मुझे इनसे समझना है। ये पहली चीज। दूसरी चीज कि इलेक्शन कमीशन में आप सभी लोगों का यह कहना है कि कोई भी कमेटी हो वह 5 जो नाम छांट के सरकार लाएगी या 10 नाम लेके आएगी, आपको उसी से चुनना है। ऐसा नहीं है। आप उन 5 नामों को 10 नामों को समिति रिजेक्ट कर सकती है, जो समिति सर्वोच्च न्यायालय ने गठित करने की बात कही थी। किसी समिति के पास ये नहीं है कि आप बाध्य उसी लिस्ट में लेने के लिए। समिति और सजेस्ट कर सकती है। और दूसरी चीज ये कि अगर चीफ जस्टिस उसमें होते, जिसकी बात मुख्य न्यायाधीश ने कही है जी। कि चीफ जस्टिस, विपक्ष का नेता या सबसे बड़ी पार्टी का नेता और प्रधानमंत्री, अगर चीफ जस्टिस और विपक्ष के नेता किसी नाम पर सहमत नहीं है तो नाम कैसे चुन लिया जाएगा? कैसे उसका सिलेक्शन हो सकता है? एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था करने की कोशिश की थी सीजीआई ने, जिसमें ऐसे लोगों का चयन हो जिनके ऊपर कम से कम सरकार का नियंत्रण कम से कम हो या न हो। आज तो वही है। आज स्थिति क्या है? विभिन्न राज्यों में, छोटा सा उदाहरण आप सोचिए कि विभिन्न राज्यों में डीजीपी, पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से अनुमति लेनी पड़ती है आपको। संघ लोक सेवा आयोग अगर स्वीकार करेगा तभी आप उस आदमी को डीजीपी रख सकते हैं जी। उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों से कार्यवाहक डीजीपी हैं, क्योंकि सरकार नियुक्त नहीं कर पा रही है और जो सुझाव नाम देती है वो उनको असंघ लोक सेवा रिजेक्ट कर देता है। यह सही है कि डीजीपी का पद खाली नहीं, लेकिन कार्यवाहक है वो। और वह व्यक्ति जो कार्यवाहक डीजीपी होगा वह डीजीपी के सभी अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता। संभव नहीं है, वो जो अधिकार नहीं थे डीजीपी के पास। तो आप मनमाना नहीं है। अगर एक संघ लोक सेवा आयोग के पास ये है तो संघ लोक सेवा आयोग आपके द्वारा प्रस्तावित सभी नाम रिजेक्ट करता है, और उत्तर प्रदेश के मामले में लगातार करता रहा है। आज भी उत्तर प्रदेश में कोई नियमित डीजीपी नहीं है। अब भले हो जाए, क्योंकि जो व्यक्ति योग्यता के अनुसार सबसे ऊपर था उसको सरकार चाहती नहीं थी जी। और संघ लोक सेवा आयोग उसको सुनने के लिए नहीं तैयार था, तो आप बदल करके आप कार्यवाहक डीजीपी बनाए, और ये सभी राज्यों पर लागू होता है। तो निर्वाचन आयोग में ठीक है, नाम तो ही सुझाए जाएंगे। नाम इससे सुझाए जाएंगे सरकार के द्वारा कि जो लोग यहां पे कार्य कर रहे हैं उसकी पूरा जो डोजियर है वो सरकार के पास है, किसी और के पास नहीं है। लेकिन उस डोजियर को लेकर के चयन समिति उस पूरे के पूरे नामों को रिजेक्ट कर सकती है। और मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, यही सीजीआई साहब जो आज हैं, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी जी। और एक समिति बनती है जिसमें विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय और मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं, और वह लोकायुक्त का चयन करती है। सरकार के मनपसंद व्यक्ति को उन्होंने लोकायुक्त नहीं बनने दिया था, इसी मुख्य न्यायाधीश ने, जो आज सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, और नाम बदलने पड़े थे। वो पूरे के पूरे प्रस्तावित नामों को खारिज कर दिया था विपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायालय के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने। सवाल ऐसे कैसे हो सकता है? अगर एक ऐसी समिति बनने की बात जो की जा रही है कि वो सरकार के नियंत्रण से बाहर हो, कम से कम वो समिति जब रहेगी तो एक व्यक्ति वीआरएस व्यक्ति क्यों लेता है? वीआरएस नई नौकरी करने के लिए थोड़े है, तत्काल आप करने आज आप वीआरएस लेते हैं, कल आप निर्वाचन आयुक्त बन जाते हैं। इस तरह की स्थितियां नहीं पैदा हो सकती, संभव ही नहीं है। रही बात कि जो पिटीशन है, पिटीशन के होने से सबसे बड़ा है कि आज हम पूरे देश भर में विमर्श है कि आखिर सरकार किस तरह का निर्वाचन आयोग चाहती है। एक प्रतिबद्ध निर्वाचन आयोग, एक ऐसा निर्वाचन आयोग जो इस देश में पारदर्शी, निष्पक्ष और ईमानदारी से निर्वाचन चुनाव को सुनिश्चित करे। एक ऐसा निर्वाचन आयोग जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को उसी के स्पिरिट में एकदम पूरी तरह से उसको लागू करे, या एक ऐसा निर्वाचन आयोग जो सरकार की तरफ झुका हुआ हो। सवाल इस बात का है कि यह संविधान के मंशा के खिलाफ है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की परिकल्पना की थी।
सर्वोच्च न्यायालय का आदेश उसी तरह बढ़ता हुआ एक कदम था। सरकार ने उसको पूरी तरह से पलट दिया। तो सरकार की मंशा एक प्रतिबद्ध निर्वाचन आयोग की है, और यह कम से कम इस पिटीशन पर मेरा भी यह मानना है कि जो संसद के द्वारा जो बनाया गया कानून है, जब तक वह कानून नहीं अवैध घोषित किया जाता, सरकार को आप उस कानून के तहत आयुक्तों के चयन से रोक नहीं सकते। मेरी अपनी एक सामान्य समझ है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय का कुछ भी निर्णय हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि अगर ये शुक्रवार को इसको सूचीबद्ध किया गया है सुनवाई के लिए, और कल अगर निर्वाचन आयुक्त का चयन कर लेता है, तो सर्वोच्च न्यायालय मौन रह सकता है, खारिज कर सकता है। वो उसके विवेक पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि सरकार ने निर्णय ले लिया फिर उनके हाथ पैर बंध गए कि साहब आप जाइए, हम तो आपकी पिटीशन सुनने के लिए कोई मतलब ही नहीं रह गया। और इस कानून को चुनौती सर्वोच्च न्यायालय में पहले से दी जा चुकी है। वह पिटीशन पहले से लंबित है जी। कि यह जो कानून बनाया गया है वह कानून कितना संवैधानिक है, कितना मूल भावना के अनुरूप है, और कितना वो कानून सम्मत है, वो विचाराधीन है अभी। अब आप बात कीजिए इसकी जो ये उम्मीदवारों की सूची बीजेपी की तरफ से आई है। यह पार्टी कितने विवश है कि जो जीवन भर कभी चुनाव नहीं लड़ा, पीयूष गोयल को मैदान में उतारा है महाराष्ट्र में। कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, वो हमेशा राज्यसभा के सदस्य रहे, उनको चुनाव में पार्टी को उतारना पड़ा। आज भी ये स्थिति क्या है कि आज चिराग पासवान ने अपने एक्स पे लिखा है कि सीट के बंटवारे को लेकर के सहमति बन गई, और एक उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई बिहार में बीजेपी, इनकी 2 लिस्टें आ गई। और आप अपने आप को यह कोशिश कर रहे थे कि जितने लोग हैं वहां पे, और आपने इंडिया दल समूह को या महागठबंधन को आपने बिहार में कमजोर कर दिया। एक नाम नहीं दिया, इस दूसरी लिस्ट में भी किसी का नाम नहीं है। महाराष्ट्र में आप देखिए कि जितने लोग, जो परिवर्तन की बात कही जा रही थी, परिवारवाद की बात कही जा रही थी, कहां किया आपने? अर्जुन मुंडा वहां उसमें है कि नहीं है? किसको बदल दिया आपने? अरे पंकजा मुंडा। सवाल इस बात का है कि यह लिस्ट भी बताती है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में, बिहार में, झारखंड में अपनी दबाव की स्थिति में है। उसके सामने वह उस तरह का खुलापन नहीं है कि वह जिस तरह से 2014 या 2019 में उसने चुनावी जीत दर्ज की थी, वह दोहरा पाएगी। यह लिस्ट बताता है आपका। मेरा अपना यह मानना है कि इस पूरी की पूरी जो विमर्श इस समय देश में चल रहा है, चाहे निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का सवाल हो, चाहे बीजेपी के द्वारा ये जारी की गई सूची हो, और चाहे स्टेट बैंक। आप कैसे कह सकते हैं कि जो स्टेट बैंक ने सूचनाएं दी हैं वह उससे यह रहस्य नहीं खुलेगा? सवाल यह है कि किसने लिया, कौन सा बांड किसने लिया। इस पर बहस हो सकती है कि मुकेश ने जो बांड खरीदा था वह बांड किसने कैश कराई, यह बात आपको पता नहीं चलेगी। लेकिन कितना किस पार्टी ने चंदा लिया ये तो पता चलेगा ही चलेगा। और आप देखिएगा जिस दिन यह बात आएगी, सवाल इस बात का है कि अगर किसी एक कंपनी ने, मुकेश की कंपनी ने बांड लिया 10 करोड़ रुपए का, बांड लेने के बाद मुकेश की कंपनी को 100 करोड़ रुपए का व्यापार मिल गया, तो किसको बांड दिया इन्होंने? या क्या रहस्य रह जाएगा क्या अभी? या केवल आप जिस बात की मिलान की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा था कि उसकी मिलान की जरूरत नहीं है, ये केवल इस बात के लिए कि यह बांड जो 1 तारीख को लिया गया उसको कैश कब कराया गया, केवल इसका मिलान होना है, नहीं होना है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कौन कह रहा है आपसे मिलान कराने के लिए? आपको यह देना है कि कितने बांड खरीदे गए, और आपको यह बताना है कि किस पार्टी को कितने रुपए मिले। जानना यही है सबको। हमको यह जानना है कि मुकेश सिंह के कंपनी ने कितने का बांड खरीदा था, और उस बांड को खरीदने के बाद कितने अरब रुपए का इनको व्यापार मिला है। कहानी साफ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं।